नमस्कार। मलानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। हिंदी व्याकरण में भाषा के बारे में हम ज्ञान अर्जन करेंगे। तो देखिएगा कि भाषा भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से उत्पत्ति हुई है और शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना। और इसकी परिभाषा है वो श्वेत महोदय के अनुसार हम देखते हैं कि मनुष्य के द्वारा हृदयगत भाव एवं विचारों के प्रकटीकरण को ही भाषा कहते हैं। और दूसरा देखिएगा कि महर्षि पतंजलि के अनुसार मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। और सामान्य अर्थ ले हम भाषा का अगर हम सामान्य अर्थ लें यूँ तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने या इतिहासकारों ने या फिर कवियों ने अलग अलग अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। सामान्य अर्थ लें मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर चिंतन मनन करने के बाद अपने भाव और विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। यानी कि जो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर चिंतन मनन करने के बाद अपने भाव और विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहा जाता है। और हम सिंपल साधारण लें तो श्वेत महोदय के अनुसार या फिर महर्षि पतंजलि के अनुसार मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। साधारण अर्थ लें तो मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। और भाषा की जो उत्पत्ति है वो भाष धातु से उत्पत्ति हुई है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रकट करना, यानी कि प्रकट करना। अगर ये भाषा नहीं होती तो ये जो संसार की भांति, जो संसार के अंदर जो पहाड़ है, पहाड़ों की भांति हम भी जड़ होते। और आगे देखिएगा कि आगे हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है शाब्दिक, एक होता है दूसरा अशाब्दिक। शाब्दिक अशाब्दिक। शाब्दिक के दो रूप होते हैं, एक मौखिक जिसे हम बोलते हैं, दूसरा होता है लिखित। जैसे हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, ये लिखित के अंदर आते हैं। और मौखिक जो हम बोलकर रेडियो से सुनते हैं, टेलीविजन से सुनते हैं, वो मौखिक के अंदर आता है। लिखित होता है, लिखित के तीन रूप होते हैं। हिंदी के अंदर लिखित के तीन रूप होते हैं। एक होता है जिसका नाम है गद्य, दूसरा जिसका नाम होता है पद्य और तीसरा होता है चंपू। ये तीन रूप लिखित भाषा के होते हैं। और अशाब्दिक, अशाब्दिक यानी सांकेतिक। सांकेतिक देखिएगा भाषा के दो रूप होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। एक होता है मौखिक और लिखित। शाब्दिक के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और लिखित। मौखिक के अंदर हम जो बोलते हैं वो मौखिक है और जो लिखित है, लिखित के अंदर जो हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, जब हम जो लिखे हुए को पढ़ते हैं वो लिखित है। और लिखित के तीन रूप है, एक होता है गद्य, दूसरा पद्य, तीसरा चंपू। गद्य जिसके अंदर कहानी निबंध वगैरह लिखा हुआ होता है, हम पाठ को पढ़ते हैं वो। पद्य वो होता है जिसके अंदर कहानी, जिसके अंदर कविता काव्य लिखा हुआ हो। और चंपू होता है जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों ही लिखे हुए हो, मिक्स में हो, वो चंपू कहलाता है। और अब है अशाब्दिक। अशाब्दिक यानी सांकेतिक। और सांकेतिक होता है जो संकेत करना, यानी कि जब हम सड़क पे जा रहे हैं तो हमें संकेत मिलते हैं, यानी बोर्ड पे लिखे हुए मिलते हैं, या जैसे ट्रैफिक पुलिस हमें संकेत कर रही है, हमें जो संकेत मिलते हैं वो सांकेतिक भाषा के अंदर का आता है। अब देखिएगा कि हम आगे पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। ये तो भाषा के दो रूप हो गए, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब है व्याकरण। व्याकरण आपने सुना होगा, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर। तो ये व्याकरण होती है, इससे हमें क्या मिलता है? व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आदि सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि वह शास्त्र
वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, बोलना व पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, बोलना व पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। जब हम जिससे शुद्ध लिखना है या फिर बोलना है या पढ़ना, तीनों ही जब सीखते हैं, जो शास्त्र होता है उसी शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। अब देखिएगा व्याकरण शब्द की उत्पत्ति। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति, व्याकरण की उत्पत्ति या फिर रचना। व्याकरण की रचना कैसे हुई है? व्याकरण की रचना, इसके अंदर उपसर्ग, मूल धातु और प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे देखिएगा व्याकरण, इसके अंदर वी धन आ, वी धन आ, ये क्या लगा हुआ है? ये दोनों ही उपसर्ग है। और धन क्रिय, ये जो क्रिय है ये मूल धातु है, हम लिख सकते हैं धातु। और पी से लगा हुआ है अन, अन है प्रत्यय, प्रत्यय। वी आ त्र अन, इन्हीं शब्दों से, इन्हीं शब्दों के मेल से जो शब्द बना है उसका नाम है व्याकरण। हम और इसको और विभाजित कर सकते हैं। जैसे वी, वी के अंदर देखो व धन ई धन आ, यानी हम तीनों को अलग कर सकते हैं। अब देखो आगे त्रि धातु है। त्रि धातु के अंदर हम अलग कर सकते हैं क को। क से हमने किसको निकाल दिया? री को, ये स्वर लगा हुआ साथ में। और पी से है अ धन न, यानी हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं व्याकरण के। इस प्रकार हम अलग अलग डिवाइडेशन कर सकते हैं। अब इनको हम साथ में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा व्या, क्योंकि इन दोनों के बीच में संधि हुई है, वो गुण संधि हुई है। और देखो आगे देखिएगा, अब ये क है, ये री है, और ये अ है, और ये न है। इनको हम जोड़ेंगे, देखिएगा क और री को जोड़ेंगे तो बन जाएगा कर। क्या बन जाएगा? कर। और अ और न को जोड़ेंगे, न हलंत में अन, ये बन जाएगा न। और री के अंदर जुड़ गया अ। अब देखो शब्द बन गया है हमारा व्याकरण। व्याकरण शब्द बन गया है व्याकरण। आगे देखो और शब्द को शुद्धि करते हैं। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यह है व्याकरण। लेकिन हम लिखते हैं व्याकरण, क्यों लिखते हैं? ये एक व्यंजन संधि का नियम है, जिसके अंदर है देखो, ये व्याकरण है, इसके अंदर इसलिए लिखते हैं जैसे री या स या र, ये तीन वर्ड है। री या र या स के बाद न आए, के बाद न आए तो न में बदल जाता है। न होता है वो न में बदल जाता है, इसलिए हम न से पहले र है तो हम कर सकते हैं व्याकरण को, या व्याकरण को व्याकरण, यानी व्याकरण, ये इसका शुद्ध शब्द है। आगे देखिएगा, ये जो इसका व्याकरण है शुद्ध शब्द है।
देखो, हिंदी भाषा की जो मूल भाषा है वो संस्कृत है। हिंदी भाषा की मूल भाषा है वो संस्कृत है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है हम देखते हैं। संस्कृत, ये है मूल भाषा, जननी भी कह सकते हैं, जननी, माता। इस संस्कृत भाषा से ही हमारी जो भाषा है हिंदी, इस हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है। कैसे हुआ वो देखते हैं हम। संस्कृत भाषा से दो भाषाएं उत्पन्न हुई है, दो पार्ट इसके हुए। संस्कृत भाषा के दो हुए, एक हुआ है वैदिक संस्कृत, दूसरा हुआ है लौकिक संस्कृत। एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। देखिएगा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, यानी कि संस्कृत के बाद में एक लौकिक है और एक वैदिक है। और वैदिक संस्कृत के अंदर जो लिखे गए हैं वो वेद और पुराण है। वेद हम लिख सकते हैं, उपनिषद, पुराण वगैरह ये लिखे हुए हैं। ये वैदिक संस्कृत के अंदर यानी कि शुद्ध भाषा में लिखे हुए हैं। जो संस्कृत की शुद्ध भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। और जो लौकिक संस्कृत है, इस लौकिक यानी थोड़ा परिवर्तन हो गया है, तो इसके अंदर रामायण लिखी गई है, इसी के अंदर महाभारत लिखी गई है। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण ये वैदिक संस्कृत के हैं और ये लौकिक संस्कृत के हैं। वैदिक संस्कृत वहीं तक स्टॉप है। लौकिक संस्कृत का एक और पार्ट यानी कि आगे जिस भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है वो है पाली। वैदिक संस्कृत के अंदर एक भाषा आई है जिसका नाम है पाली, हम लिख सकते हैं पाली। पाली के बाद में एक और भाषा है जिसका नाम है प्राकृत। प्राकृत, पाली भाषा के अंदर जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो बौद्ध ग्रंथ जो लिखा हुआ है वो पाली भाषा के अंदर है। बौद्ध धर्म के अंदर जो लिखा हुआ त्रिपिटक, जिसे त्रिपिटक है, वो जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा के अंदर लिखित है। और प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा के अंदर जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं। जैन ग्रंथ है जो प्राकृत भाषा में, और जैन ग्रंथ है उनको कहते हैं आगम, आगम ग्रंथ। जो ये आगम है ये प्राकृत भाषा में है, पाली भाषा के अंदर बौद्ध है और लौकिक भाषा के अंदर रामायण और महाभारत है। इसके बाद में यानी एक अपभ्रंश भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है। अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश का अर्थ हम ये ले सकते हैं कि बिगड़ा हुआ रूप, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप। यानी यहाँ तक आई है, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश तक आई, तब तक इसका रूप है वो बिल्कुल बिगड़ गया है, यानी बहुत परिवर्तन हो गया है। इसके बाद में जो भाषा उत्पत्ति हुई है वो हम लिख सकते हैं कि शौरसेनी, एक भाषा की उत्पत्ति हुई और परिवर्तन हो गया है। इसके बाद में जिस भाषा का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम है शौरसेनी। शौरसेनी उत्पत्ति हुई है वो शौरसेनी भाषा है। और शौरसेनी के ही, शौरसेनी भाषा से ही जिस भाषा की उत्पत्ति हुई है वो हमारी भाषा है हिंदी। यानी कि हमारी हिंदी के इतना स्टेप है संस्कृत के बाद में, तब जाकर के हमारी हिंदी उत्पत्ति हुई है। और हिंदी के साथ में ही गुजराती, मारवाड़ी, ये सारी भाषाएं पैदा हुई है। और हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है, हिंदी यानी कि संस्कृत के दो, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंदर वेद और उपनिषद लिखे गए हैं, लौकिक संस्कृत के अंदर रामायण और महाभारत लिखी गई है। लौकिक संस्कृत के बाद में और परिवर्तन आया जिसके अंदर पाली भाषा है, पाली के अंदर बौद्ध ग्रंथ लिखे हुए जिसके अंदर त्रिपिटक है। और पाली भाषा के बाद में थोड़ा और परिवर्तन हुआ और प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। प्राकृत भाषा के अंदर जैन ग्रंथ है जिसके अंदर आगम ग्रंथ लिखे गए हैं। और प्राकृत भाषा के बाद में जो शब्द है, शब्दों के अंदर बिल्कुल रूप बिगड़ गया है, परिवर्तन हो गया है, जिस भाषा का नाम है अपभ्रंश। और उसी अपभ्रंश से शौरसेनी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और शौरसेनी भाषा से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। इसी से गुजराती, मारवाड़ी, डोंगरी वगैरह अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। तो आज हमने हिंदी भाषा की जो व्याकरण है, व्याकरण के बारे में, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति और भाषा के बारे में ज्ञान अर्जन किया है। हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की है। हम अगले वीडियो में और भाषा संबंधित ज्ञान अर्जित करेंगे, फिर संधि के बारे में पढ़ेंगे,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।